हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फियरलेस वर्ल्ड। और आज हम लोग रिस्क असेसमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि 3.4 है। मेरा कंटिन्यू लेक्चर चल रहा है एलिमेंट 1 से। हम लोग एलिमेंट 3 में पहुंच चुके हैं और आप लोगों का कंटिन्यू वॉच हो रहा है और कंटिन्यू कमेंट्स भी आ रहे हैं, जिससे काफ़ी अच्छा लग रहा है। अपने बिजी शेड्यूल में से भी आपके लिए हाफ आवर या 1 आवर निकाल पा रहा हूँ और आपकी मदद तो हो पा रही है। आइए कुछ कमेंट देख लेते हैं जो कि रिसेंटली आया है। सैयद फरमान कहते हैं, सैयद फरमान कि सर प्लीज़ कंप्लीट द सिलेबस सुन प्लीज़। सैयद जी, मैं सिलेबस जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन क्या है कि ड्यूटी 8 आवर्स तो रहता है हमेशा, जनरल शिफ्ट, तो इसमें से थोड़ा टाइम निकालना मुश्किल हो पाता है। ज़्यादा समय 1 आवर तो निकाल ही लेता हूँ कैसे भी मॉर्निंग में, जब मैं फ्रेश होता हूँ सुबह में, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इससे भी ज़्यादा फास्ट हो पाए। अगर उसके बाद कमेंट, बिकॉज वी हैविंग एग्ज़ाम ऑन द 4th मार्च, 4th मार्च को आपका एग्ज़ाम है, तो मैं कहूँगा कि मैं जितना कंप्लीट कर रहा हूँ वो तो ठीक है, लेकिन मैंने ऑलरेडी ओल्ड सिलेबस पे वीडियोस बहुत सारे डाले हुए हैं, लगभग हर टॉपिक कवर किया हूँ। आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो मैं ज़्यादा डिफरेंस नहीं देख पा रहा हूँ पिछले सिलेबस में और नए सिलेबस में। कहीं कहीं कुछ इस यूनिट से उठा के दूसरे यूनिट में रखा गया है, दूसरे से तीसरे में रखा गया है, यही डिफरेंस है। और कुछ हल्के पॉइंट जो है उसमें इंसर्ट किए गए हैं, तो मैं ज़्यादा डिफरेंस नहीं समझ पा रहा हूँ। तो अगर आपको लगता है कि हमें बहुत जल्दी में सारे चीज़ को समझ लेने हैं, तो मैं कहूँगा कि आप जो है मेरे पुराने सारे वीडियो को देख लीजिए और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा उससे। और तब तक मैं ये लेक्चर कंटिन्यू रख रहा हूँ और बहुत जल्दी ही ख़त्म होगा। 4 मार्च तो नहीं हो पाएगा जहाँ तक मैं सोचता हूँ, लेकिन मोस्टली बहुत सारा टॉपिक जो है कवर हो जाएगा। तो मैं कहूँगा कि आप हमारे पुराने वीडियो को देखें और उससे बहुत सारा चीज़ सीखने का प्रयास करें। और फिर भी आपको कुछ डाउट है तो मैं जब लाइव आता हूँ संडे को, आप उस दिन आप भी लाइव आइए और आप कमेंट कीजिए। उस दिन 11 o'clock को संडे को आता हूँ, तो हमारे आपके बीच में इंटरेक्शन हो जाएगा। जो भी आप कमेंट करेंगे मैं वहाँ पे डिस्कस करूँगा अपने बेस्ड ऑन अपना जो एक्सपीरियंस है और मैंने जो निबोस में पढ़े हैं और जो क्वेश्चन वगैरह जिस तरह के आए थे तो किस तरह का लिखना है, मैं कुछ हेल्प कर दूंगा। क्वेश्चन आंसर सेशन में स्टार्ट करूंगा जल्दी ही। अभी बहुत सारा ऊपर का जो यूनिट है एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, ये सब जो हैं उसके भी क्वेश्चन केवल बताए थे, आंसर नहीं बताए थे। तो मैं क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करूँगा, जिससे न्यू स्टूडेंट्स को आइडिया मिलेगा कि कैसे आंसर देना है। तो मैं कहूँगा कि आप हमारे पुराने वीडियोस को वॉच करें और उससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज मिल जाएगा। यही सारा चीज़ है, वहाँ भी थोड़ा सा अरेंजमेंट का डिफरेंस है और मैं कहूँगा कि आप उसको एक बार ज़रूर पढ़ें। और उसके बाद है, एंड सर प्लीज़ प्रोवाइड द क्वेश्चन एंड डिस्कस द आंसर ऑल्सो डेली सर। श्योर, मैं कोशिश करता हूँ कि उसका एक अलग सेशन स्टार्ट करता हूँ, मतलब ये लेक्चर से अलग, और उसमें क्वेश्चन और आंसर केवल डिस्कस करूँगा। कौन कैसे टेक्निक है, कैसे रिप्लाई देना है और क्या कंटेंट होने चाहिए किसी भी आंसर का, अगर आपको फुल मार्क्स सिक्योर करना है। तो मैं उस पर जल्दी ही स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि ये यूनिट ख़त्म हो जाए तो मैं स्टार्ट करूँ, लेकिन नहीं, मैं पैरेलली दोनों काम करूँगा, जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। उसके बाद और भी कुछ कमेंट आए हैं। थैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग दिस इंफॉर्मेशन, सईद फरमान कहते हैं। रफ़ीकुल्ला, गुड सर, थैंक यू। मैंने कल अपने साइट का टूल बॉक्स टॉक का वीडियो डाले थे, उस पर कमेंट आया, सर कहाँ का प्रोजेक्ट चल रहा है। ये भोपाल में रेलवे प्रोजेक्ट चल रहा है और मैं यहीं पे काम करता हूँ। और गौरव पात्री कहते हैं, अभय जी न्यू सिलेबस में एग्ज़ाम हो चुका है क्या, कृपया क्वेश्चन शेयर कीजिए। तो मेरे पास कोई न्यू सिलेबस जो एग्ज़ाम हो गया हो, ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर अभी तक मेरे पास नहीं है,
लेकिन निबोस जो बोर्ड है जो बोर्ड है वहाँ से जो है ये कुछ सैम्पल पेपर जो है उन्होंने पब्लिश किया है। उसी सैम्पल पेपर को मैं आपके साथ शेयर करूंगा और डिस्कस करूंगा, क्योंकि सेम वैसे ही क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आते हैं। जो क्या है कि एग्ज़ाम के टाइम में जो ब्रिटिश काउंसिल बोर्ड है वो सारे क्वेश्चंस को जमा करा लेता है अपने पास फिर से, तो जनरली वो क्वेश्चन जो है सर्कुलेट नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को कभी किसी तरह से चोरी से या जैसे भी हो सर्कुलेट हो जाता है। तो अभी नया सिलेबस हमें लगा कि सर्कुलेट नहीं हुआ है और हमारे तक पहुंचा नहीं है, और मेरे कुछ अगर फ्रेंड एग्ज़ाम भी दे रहे हैं तो वो बाहर ला नहीं सकते उस क्वेश्चन को। तो इसलिए मैं आपको रियल जो क्वेश्चन है वो आपके साथ नहीं शेयर कर पाऊँगा। अभी पुराने ओल्ड सिलेबस में तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, नेट पे भी फ्लोट कर रहे हैं और फ्रेंड लोगों के पास भी, मेरे पास भी हैं। लेकिन नए सिलेबस के क्वेश्चंस का सैंपल ही अभी देखिए और वेट कीजिए, जल्दी ही आपको वो क्वेश्चन ही मिल जाएगा। साथ में इजामुल हक बोलते हैं, थैंक यू सर फॉर सपोर्टिंग, आपको भी थैंक्स। और तो ये जो है, आइए अब चलते हैं रिस्क असेसमेंट के बारे में। तो रिस्क असेसमेंट जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको IGC 2 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोग जो है क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रिस्क असेसमेंट में कुछ जो टर्म्स जो यूज होते हैं उसके बारे में जानेंगे, और फिर इसमें एक नया जो है टर्म ऐड किया गया है रिस्क प्रोफाइलिंग, जो कि ओल्ड सिलेबस में नहीं था। रिस्क प्रोफाइलिंग ये एक नया है, बाकी मैं देख रहा हूँ सभी का ओल्ड ही है। और उसके बाद जानेंगे रिस्क असेसमेंट का प्रोसेस क्या होता है, इसके 5 स्टेप होते हैं, और साथ में जो है रिस्क रेटिंग कैसे होता है, रिस्क को कैसे निकालते हैं। और इसमें बहुत शॉर्ट टर्म में देखेंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस से बाहर है, ज़्यादा नहीं करना है, बस समझना है। और हायरार्की ऑफ कंट्रोल मेजर, जनरल हायरार्की ऑफ कंट्रोल मेजर के बारे में जानेंगे, जिसमें 5 स्टेप हो गए, एलिमिनेट सब्स्टिट्यूट, इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो ये सभी चीज़ है और उसी के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तो आइए कुछ कीवर्ड्स देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरे सिलेबस में ये वर्ड यूज़ होंगे, अगर इसका आइडिया आपके पास नहीं होगा तो आई थिंक यू विल बी नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वेल। तो हज़ार्ड मतलब क्या? हज़ार्ड मतलब समथिंग विद द पोटेंशियल टू कॉज हार्म, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास और नुकसान पहुंचाने की क्षमता हो, और नुकसान पहुंचाने की क्षमता उसी में होती है जिसमें एनर्जी होता है। तो जैसे हज़ार्ड कितने तरह के होते हैं, तो हज़ार्ड जो है आप देख पा रहे हैं नीचे कितने तरह के हैं, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, एर्गोनॉमिक और साइकोलॉजिकल। ये जो है टोटल 5 कैटेगरी बनाया गया है हज़ार्ड्स का। तो आपको पता हो फिजिकल मतलब क्या, जैसे कि जिसको हम लोग देख सकें, टच कर सकें, उसे फिजिकल बोलते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी फिजिकल हज़ार्ड है, वर्क एट हाइट फिजिकल हज़ार्ड है, रेडिएशन, वाइब्रेशन, नॉइस, हीट, मतलब फिजिकल हज़ार्ड मीन्स थिंग्स विच कॉज हार्म बिकॉज ऑफ देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। तो ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के कारण जो है होता है। तो ये सब जैसे कि पत्थर एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक अगर बीच में हो तो ट्रिप हो सकता है। केमिकल मतलब क्या, जैसे थिंग्स विच कॉज हार्म बिकॉज ऑफ देयर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि लीड है, मरकरी है, सल्फ्यूरिक एसिड है, सील का, इसका एक अपना नेचर है, उसके चलते जो है ये कोरोसिव हो सकता है, टॉक्सिक हो सकता है। सीमेंट डस्ट है, तो ये क्या है, एक केमिकल है। केमिकल का मतलब आप जानते ही होंगे। बायोलॉजिकल मतलब कि विच है समथिंग लिविंग थिंग्स रहेगा, ऐसा कोई भी चीज़ जो नुकसान पहुंचाए। तो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिजीज एंड इल हेल्थ, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, ये सब जिस इस तरह के है, जैसे लेजियन लेना बैक्टीरिया है। तो ये सब जो है कोई भी बैक्टीरिया, जैसे आजकल देख रहे हैं कि कौन सा वायरस आया है, तो ये सब जो वायरस जो है बायोलॉजिकल हज़ार्ड्स है। एर्गोनॉमिक हज़ार्ड जैसे कि स्ट्रेस, स्ट्रेन पुट ऑन द बॉडी थ्रू द पोस्चर एंड मूवमेंट, जैसे हम बैठते हैं लंबे समय से, तो ये हमारे बॉडी के पोस्चर या मूवमेंट के कारण जो है, अगर हम स्ट्रेस या स्ट्रेन हमारे बॉडी पे आता है
तो ये क्या है, एर्गोनॉमिक्स है। फ्रीक्वेंट रिपीटेशन हैंडलिंग ऑफ ए स्मॉल बॉक्सेस लीडिंग टू इन्फ्लामेशन ऑफ द टेंडम इन द एल्बो जॉइंट। तो ये टेंडम जो है वो उसके जॉइंट में इन्फ्लामेशन होता है, जिसको ये सब जो है इसके चलते एर्गोनॉमिक्स हजार्ड बोलते हैं। साइकोलॉजिकल आप समझते हैं, ये साइकोलॉजिकल जनरली जो है ये दिमाग से रिलेटेड है, जिसको हिंदी में मनोविज्ञान बोलते हैं। तो थिंग्स दैट हैव द पोटेंशियल टू कॉज इंजरी टू द माइंड रेदर देन द बॉडी। तो बॉडी के कंपेरिजन ना करके अगर माइंड को इफेक्ट कर रहा है कोई ऐसा हजार्ड है, तो दैट इज़ कॉल्ड साइकोलॉजिकल हजार्ड। तो आई होप आपको ये पांचों हजार्ड्स जो है क्लियर हो गए होंगे। मैं ज़्यादा डिस्कस ना करके आगे बढ़ता हूँ। रिस्क क्या होता है, हजार्ड समझ गए। देखिए क्या क्या, एक मैं अगर लाइन बाय लाइन समझाऊँ तो हजार्ड होता है, रिस्क होता है, और इसके कंसिक्वेंस होंगे। कुछ कंसिक्वेंस के बाद क्या है, कंट्रोल मेजर होगा। तो ये जो है उसके बाद कंट्रोल करते हैं। तो मैं इसके बाद पढ़ेंगे। अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है रिस्क। रिस्क क्या होता है, तो रिस्क मैंने बताया कि द लाइकलीहुड दैट ए हजार्ड विल कॉज हार्म इन कॉम्बिनेशन विद सीवियरिटी ऑफ इंजुरी, डैमेज और लॉस दैट माइट फोर्सिबली ऑकर। यानी कि तो रिस्क का मतलब क्या है कि लाइकलीहुड दैट हजार्ड विल कॉज हार्म। हजार्ड जो है कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। हजार्ड तो रहेगा जब तक आप उसके पास नहीं जाएंगे, आप उसके एक्सपोज नहीं होंगे, तो फिर आपको कैसे कोई रिस्क हो सकता है। जैसे मान लेते हैं सड़क पे गाड़ी चल रही है, जब तक आप सड़क पे जाएंगे नहीं, देन it is not chance that car will hit you. So this is the difference between risk and hazard. तो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी जब तक मतलब वायर नंगा ना हो, जब तक उसकी कवर हटते नहीं है तब तक और आप उसके पास जाते नहीं हैं तब तक रिस्क नहीं होगा। तो रिस्क क्या होता है कि ये एक कॉम्बिनेशन होता है कि हजार्ड जो है क्या है, आपको कोई सीवियर डैमेज करेगा, लॉस करेगा, फॉर दैट माइट फॉर्सिबली अकर। तो आप समझ गए कि जैसे एक ओवरहेड वायर है, मान लीजिए 10 फीट के ऊपर गया है, तो आप उसको टच करने की संभावना कम है, तो वहाँ पे लो रिस्क हो गया। उसी प्रकार एक कुत्ता जा रहा है, अगर आप उसको छेड़छाड़ नहीं करते हैं, साइड से निकल जाते हैं, तो रिस्क कम है। जबकि जब आप उसको डंडा मारते हैं, उसके ऊपर पत्थर फेंकते हैं, तो रिस्क ज़्यादा है। तो हजार्ड तो हुआ है, लेकिन रिस्क डिपेंड करता है, रिस्क जो है लो, मीडियम, हाई ऐसा हो सकता है। तो आगे हम लोग जानेंगे 5 स्केल पे, 1 to 5 पे, कि रिस्क जो है कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो ये है जो है रिस्क। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे डिफरेंस बिटवीन हजार्ड एंड रिस्क, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि अगर आपको जो है समझने हैं। और अगर आप सेफ्टी प्रोफेशन में हैं तो ये दोनों में अगर आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं तो आप आगे जो है आपको कोई भी चीज़ अच्छे से समझ में नहीं आएगा। आप हमेशा जो है कंफ्यूज रहोगे कि व्हाट इज़ हजार्ड और व्हाट इज़ रिस्क। दोनों को आप सेम समझोगे और दोनों को एक जैसा ही यूज़ करोगे। तो आगे भी आपको जो GC2 का जो पेपर होगा रिस्क असेसमेंट का, उसमें भी आपसे बहुत सारी गलतियाँ होंगी। तो रिस्क प्रोफाइलिंग क्या होता है, तो रिस्क प्रोफाइलिंग ये एक नया पॉइंट जो है इसमें ऐड किया गया है। द प्रोसेस यूज्ड एट ए स्ट्रैटेजिक लेवल, एक ऐसा प्रोसेस जो कि स्ट्रैटेजिक लेवल पे मतलब कि आप योजना बना के लगाया गया है टू रिकॉग्नाइज, पता करने के लिए, द रेंज ऑफ रिस्क दैट थ्रेटन एन ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा रिस्क, किस तरह का जो रेंज ऑफ रिस्क है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए खतरा है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए खतरा है। ये आदमी के लिए नहीं बात कर रहा है, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बात कर रहा है। एलॉन्ग विद द लाइकलीहुड, साथ में इसकी संभावना, एंड प्रोबेबिलिटी इम्पैक्ट ऑफ दोज रिस्क, साथ में वो रिस्क क्या कितना रिस्क है, लो, मीडियम, हाई, इसकी भी निकालता है। और रिस्क प्रोफाइलिंग टेक्स इनटू कंसिडरेशन द रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क प्रोफाइलिंग जो है ये रिस्क मैनेजमेंट को कंसीडर करता है, मैनेजमेंट कंट्रोल दैट आर ऑलरेडी इन प्लेस, जो कि अभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई कंट्रोल मेजर लिया गया है तो वो है, और उसकी इफेक्टिवनेस चेक करता है कि ये कितना इफेक्टिव है, एंड कैन बी असेस्ड एंड फर्दर रिस्क असेसमेंट कंट्रोल आइडेंटिफाइड एंड प्रायोरिटाइज।
उस ऑर्गेनाइजेशन में अभी कंट्रोल मेजर्स क्या है और किस लेवल की रिक्वायरमेंट है उसको भी एसेस करता है, साथ में इम्प्लीमेंट मतलब प्रायोरिटाइज करता है कि कौन जल्दी से इम्प्लीमेंट करना है। तो रिस्क प्रोफाइलिंग आप समझ गए, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या खतरा है पता करता है, और पता करता है कि कौन सा किस लेवल का कंट्रोल मेजर अभी है और किस लेवल का रिक्वायरमेंट है, और साथ में प्रायोरिटाइज करता है कि कौन से रिस्क को पहले टैकल किया जाना चाहिए, कवर किया जाना चाहिए, कंट्रोल किया जाना चाहिए। तो आपने देखा कि ये रिस्क असेसमेंट और रिस्क प्रोफाइलिंग थोड़ा डिफरेंट है। रिस्क प्रोफाइलिंग जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड है जो कि उसके बारे में सोचता है, जबकि रिस्क असेसमेंट जो है किसी पर्सन के बारे में ज़्यादातर रहता है ये। तो द आउटकम ऑफ द रिस्क प्रोफाइलिंग विल बी दैट द राइट रिस्क हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड प्रायोरिटाइज फॉर एक्शन, the right control measures have been identified and implemented, and minor risks have been given as disproportionate priority। जो हाई रिस्क को है उसको जल्दी कवर करना है, जो लो रिस्क है उसको थोड़ा आप उसी के अनुसार प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। अब एक टर्म है रिस्क असेसमेंट। मैंने बताया कि रिस्क असेसमेंट क्या होता है। तो एक फॉर्मल प्रोसेस है। फॉर्मल प्रोसेस मतलब कि ऐसे इसको डॉक्यूमेंट भी मेंटेन किया जाता है और ये रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं इसका। ये फॉर्मल प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग प्रिवेंटिव एंड प्रोटेक्टिव मेजर, प्रिवेंटिव एंड प्रोटेक्टिव मेजर को आइडेंटिफाई करता है बाय इवेल्युएटिंग द रिस्क को इवेल्युएट करके अराइजिंग फ्रॉम द हजार्ड, जो कि रिस्क कहाँ से अराइज होगा, किसी भी हजार्ड से ही अराइज होगा, क्योंकि बिना हजार्ड के कोई रिस्क नहीं। तो टेकिंग इनटू अकाउंट द एडिक्वेसी ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंट्रोल, वो देखता है कि जो एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर्स है वो एडिक्वेट है कि नहीं, और नहीं है तो फिर से जो है एंड डिसाइडिंग वेदर और नॉट द रिस्क इज एक्सेप्टेबल। यानी कि रिस्क असेसमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, कोई भी एक्टिविटी करने के पहले हम क्या करते हैं, हजार्ड आइडेंटिफाई करते हैं और रिस्क इवेल्युएट करते हैं, और साथ में इसमें पर्सन भी कौन है खतरे में है वो भी इवेल्युएट करते हैं। साथ में उसको एक पता करते हैं कि अभी जो रिस्क है वो एक्सेप्टेबल लेवल में है कि नहीं। एक्सेप्टेबल मतलब लो रिस्क, अगर एक्सेप्टेबल लेवल में है तो कंट्रोल मेजर, फर्दर कंट्रोल मेजर की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर एक्सेप्टेबल लेवल में है तो एक्सेप्टेबल नहीं है तो फर्दर कंट्रोल मेजर की रिक्वायरमेंट है, अगर है तो आगे कोई कंट्रोल मेजर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यही पता करता है कि किसी भी काम में कितना रिस्क है। तो मैं इसके बारे में आगे बात करूंगा, उसको स्केल पे जब 1 to 5 स्केल पे मल्टीप्लाई करेंगे तो पता होगा कि यहाँ कितने रिस्क हैं। तो रिस्क असेसमेंट जो है हर आदमी करता है। जैसे आप रोड क्रॉस कर रहे हो, तो आप भी रिस्क असेसमेंट करते हो कि क्या मैं इसको क्रॉस कर पाऊंगा कि नहीं। तो हर आदमी रिस्क असेसमेंट करता है। जैसे आप अगर बाइक चलाते होगे, बीच में गड्ढा आ जाए तो आप सोच रहे हो कि इसको, ये हमारा बाइक जो है इसको क्रॉस कर पाएगा कि नहीं। तो आप छोटा गड्ढा है तो अरे क्रॉस कर जाएगा, बड़ा गड्ढा है यानी कि नहीं कर पाएगा। तो ये नहीं और हाँ जो है ये आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप रिस्क असेसमेंट जो है कितना अच्छा कर पाते हैं। तो ये सब क्या है, छोटे छोटे रिस्क असेसमेंट है, मतलब कि बहुत ही इंस्टेंट हो जाता है। लेकिन जो कंपनी का जो है काम होता है, जो कि एक लंबा जो है प्रोसीजर होता है, लंबे समय तक काम होता है कि यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ ख़त्म करना है, मतलब ये मान लीजिए 2-3 घंटे का जॉब है या 20 घंटे का जॉब है या 2 दिन 4 दिन का जॉब है। तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे एक्टिविटी होते हैं। तो आप केवल बैठ के अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि पूरे एक्टिविटी में ये जो सीरीज ऑफ एक्टिविटी है, इस पूरे एक्टिविटी में लो रिस्क है। तो इसके लिए हो सकता है कि आपका जो रिस्क असेसमेंट करने का जो क्वालिटी हो वो पुअर हो, आप अच्छे से नहीं कर पाएँ। तो इसके लिए क्या करते हैं कि एक ये रिस्क असेसमेंट का प्रोसेस जो डॉक्यूमेंट है वो फिलअप करते हैं और वहाँ पे रिस्क असेसमेंट करते हैं, जिससे पता चलता है कि हर एक एक्टिविटी में, हर एक एक्टिविटी को उसमें और ब्रेक करके टास्क एनालिसिस करते हैं। तो उसमें पता करते हैं कि हर एक एक्टिविटी में कितने रिस्क हैं, यानी कि रिस्क जो है हमेशा एक्सेप्टेबल में होना चाहिए, यानी कि लो रिस्क होना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। रिस्क प्रोफाइलिंग जो है हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि 8 बज गया है और ड्यूटी जाने का टाइम, अब थोड़ा फ्रेश होना पड़ेगा। लेकिन मैं वीडियो कंटिन्यू रखूँगा, जब भी हमें समय मिलेगा मैं कंटिन्यू रखूँगा और आशा करता हूँ कि मार्च में तो ख़त्म कर ही दूँगा
IGC1 एंड IGC2, मतलब दोनों का दोनों यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ ही हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन भी इसी के साथ ही स्टार्ट कर लेंगे ताकि आप लोगों को बेनिफिट मिल सके। फिर भी आपका कोई कमेंट हो, कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर कमेंट करें और साथ में अपने नए दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, उनको भी ये बेनिफिट मिलेगा। यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट हैं लेकिन सबको मालूम नहीं चल पाता है, तो अगर आप उनके साथ शेयर करते हैं तो उन्हें भी इसका बेनिफिट मिलेगा। और जो लोग काम भी कर रहे हैं और उनके लिए भी ये बेनिफिट वाला है, क्योंकि वो उनके लिए रिवीजन हो जाएगा और बहुत सारे टर्म जो है उनको पता हो जाएंगे। इंग्लिश हर जगह देखा जाता है, क्या इंग्लिश में ज़्यादातर लोग पढ़ाते हैं, जबकि हमारे बिहार और मतलब कि हमारे जो नॉर्थ जहाँ हिंदी बोली जाती है उनको सभी इंग्लिश समझ में नहीं आता है, और अगर इंग्लिश समझ में भी आता है तो वो अपनी भाषा में कंसेप्ट नहीं आ पाता है। तो मैंने ये वीडियो लेक्चर्स इसीलिए चालू किए थे ताकि उन लोगों को एक कंसेप्ट मिल पाए जो लोग हिंदी भाषा बोलते हैं और उन्हें जो है इंग्लिश की ज़्यादा समझ नहीं है, समझ है लेकिन उतना अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं है जितनी ज़रूरत होती है। तो मैं कंटिन्यू लेक्चर बना, आपका कमेंट आप करते रहिए, हमें बताते रहिए आपको कैसा वीडियो लगा। तो थैंक यू, धन्यवाद और जय हिंद।